नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे रेलवे के ग्रुप डी के प्रैक्टिस सितंबर 7 को। तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हो सके तो आप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और चैनल भी ग्रो हो सके। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता है? इटालियन ओपन 2020 किसने जीता है? डिएगो श्वार्ट्ज़मैन, डोमिनिक थियम, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है इटालियन ओपन 2020। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये बताएं। तो इसका सही आंसर है पहला, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलो, आपका होमवर्क ये है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये बताएं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आप मेरे सवालों का आंसर जरूर कमेंट में लिखा करें। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध? तो आपको पता है ना, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इस कारण वो लाल है, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, आप बताएं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन ए। चलो, इसमें एक ऑप्शन सही बताइए कि ओणम त्यौहार कौन से राज्य का है? ओणम त्यौहार किस राज्य का है? अगला प्रश्न बताएं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रक्त का थक्का ना बनना या बेरी बेरी? कौन सा सही है? तो विटामिन बी का नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? विक्रम साराभाई अनुसंधान कहाँ पे है? चेन्नई, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम या कोलकाता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा कैसे बनती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता या एक्सरे उत्सर्जन? तो आपको पता है ना, सूरज में जो ऊर्जा बनती है वो बनती है नाभिकीय संलयन विधि पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके या सोल्डर में होता है, यानी कुल मिला के पूछा है सोल्डर किससे बना होता है? तो सीसा टिन लोहा, तांबा सीसा या एल्यूमिनियम सीसा? तो याद रखो, जो टांका बना होता है वो बना होता है सीसा और टिन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्या बता सकते हैं कि जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, वाट या कैलोरी? तो याद रखें, बिल्कुल आसान सवाल है। तापमान का जो एसआई मात्रक है वो जूल। ये अभी तक मैं जितने भी टेस्ट करवाए उसमें सबसे सरल टेस्ट यही होगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत छिद्र के कारण जिम्मेदार है? यानी ओजोन परत में छिद्र इसमें से किसके कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको फ्रीऑन के नाम से भी जाना जाता है, फ्रीऑन भी कहते हैं। अगला है, हरित ग्रह प्रभाव के कारण होता है, क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव के कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है तापमान में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, हरित ग्रह प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का लाभ यह है कि, यानी कि वर्षा का जल अगर हम संचित करते हैं तो क्या लाभ होता है? ये बाढ़ को कम करने में सहायता करता है, भूजल स्तर को बढ़ाता है और अधिक वर्षा का कारण है, या बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। जब हम वर्षा के पानी को बचाते हैं तो बाढ़ भी कम आती हैं और पृथ्वी का जो जल स्तर है वो भी बना रहता है पहले के जैसे। तो अगला प्रश्न है,
दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? दूध से दही बनना कौन से कारण से होता है? साबुनीकरण, पायस, किण्वन या एस्टरीकरण। तो याद रखें, दूध से दही बनता है किस विधि द्वारा? फर्मेंटेशन, यानी कि ऑप्शन सी किण्वन विधि से दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य अन्य तत्वों का वहन होता है? खाने और अन्य पदार्थों का वहन किससे होता है? बताएं, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या इसमें से कोई। तो याद रखें, जाइलम से जल जाता है और फ्लोएम से फ्रूट यानी कि खाना। तो यानी सही आंसर इसका ऑप्शन बी फ्लोएम। फ्लोएम से ही पौधों में खाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोडाबेट्टा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या कोडाई कुनाल। तो तमिलनाडु में सबसे ऊंचा आपने सुना होगा पालनी पहाड़ियाँ, तो वो इसी में है। तो तमिलनाडु का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको कहते हैं दोडाबेट्टा। चलो आप बताओ मुझे, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है आपको। अगले प्रश्न पर आते हैं, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की नियम की व्याख्या करता है? जड़त्व का नियम कौन से नियम की व्याख्या करता है? तो जड़त्व बताता है पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम की व्याख्या करता है, और बल के नियम की व्याख्या करता है दूसरा नियम। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त कर दिया गया था? कैनिंग, लिटन, रिपन या कर्जन। तो याद रखें, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लिटन रिपन लाए थे और इसको समाप्त किया था लिटन ने। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये बताना है। यानी कि जो निशुल्क शिक्षा मिलती है 8 तक बच्चों को, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45, 46, 47 या 44। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। चलो अब बताइए, अनुच्छेद 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार इस पर कानून भी लाने वाली है। तो बताइए, अनुच्छेद 44 का संबंध किस बात से है, किससे है? अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल बताता हूँ मैं आपसे कि देखिए, आपको पता ना सरकारी स्कूलों में एक योजना चलती है जिसको कहते हैं मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना का नाम बदल दिया गया है। तो आप बताओ मुझे कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखते हैं किसे पता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है? देखो, जो कान का हिस्सा है, ये हिस्सा ये किसका बना होता है? तो बताएं, कोमल मांसपेशियां, उपास्थियां, अस्थियां या मांसपेशियां। याद रखें, वैसी हड्डियां जिनमें लचक होती, जैसे नाक की हड्डी, कान की हड्डी या गले की हड्डी, जो हड्डियां लचक पाती है, ऐसे करने पर लचकती हैं, उन्हें कार्टिलेज की बनी होती है, यानी उनको हम कहते हैं उपास्थियां। तो कान की हड्डियां किसके बनी हुई हैं? उपास्थियों से बनी हुई हैं। अगला सवाल, हाल ही में खबरों में आई चित्रकारी जिसका नाम है चेरियल, किस राज्य से है? चेरियल चित्रकला हाल ही में खबरों में रही है, किस राज्य की है, आप मुझे बताएं। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो याद रखें, चेरियल चित्रकला का संबंध है तेलंगाना से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जोड़े को गलत मिलान किया गया है? जो जुखाम होता है विषाणु से होता है, हैजा प्रोटोजोवा से होता है, क्षय रोग जीवाणु से होता है या निमोनिया जीवाणु से होता है? इसमें गलत है। याद रखना, जो हैजा होता है वो प्रोटोजोवा से नहीं होता, हैजा होता है विब्रियोकुलरी जीवाणु से। तो यानी हैजा गलत मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? पोखरण, सूरतगढ़, रावतभाटा या चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए। पोखरण में किया जाता है, लेकिन केंद्र कहाँ पर है? रावतभाटा के अंदर। याद रखना इस बात को। चलो अच्छा, आप मुझे बताओ कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? पहला परमाणु परीक्षण भारत में पहला कब किया गया था, ये बताना है आपको। अगले सवाल पे आते हैं, वेंटूरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? घनत्व, वायु की गति, दाब या नली में द्रव्य का प्रवाह।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नली में द्रव का प्रवाह नापा जाता है वेंटूरी मीटर से। यानी एक पाइप में कहाँ पर कितना प्रेशर है इसको नापा जाता है वेंटूरी मीटर से। अगला प्रश्न, ये न्यूमेरिकल है। एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण बताएं। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो कई दिन से मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसको करके दिखाओ। बिल्कुल आसान से अगर फार्मूला बताऊँ तो मैं बता देता हूँ। त्वरण का फार्मूला है v माइनस यू अपान टी। चलिए इस पे लगाना, इसका आंसर बताएं आप मुझे कि क्या होगा। बस एक बिल्कुल रख के डिवाइड कर देना है, आंसर मिल जाएगा आपको। जरूर से आप कमेंट में लिखें, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग आगे तक पूरा वीडियो देख के पढ़ते भी हैं। अगला प्रश्न, किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं। यानी एक चीज है वो चार्ज है, उसमें चार्ज है, दूसरी चीज में चार्ज है, जब वो दोनों को मिलाया जाता है तो उस बल को क्या कहते हैं। तो याद रखना, जब चार्ज की बात आती है तो वहां पे बात होती करंट की, और करंट मतलब इसका सही आंसर है विद्युत स्थैतिक बल, यानी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, EEF का यहाँ पे प्रयोग कहा जाता है जब दो आवेशित निकाय आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न, वे केंद्र शासित जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में कौन सा है। इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप, कौन सा सही है। तो बिल्कुल सही दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस जोन ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। ऑपरेशन माई सहेली किसने शुरू किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे या ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली जो एक ऑपरेशन है उसको शुरू किया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, जरूर बताएं। अगर ना हो तो मुझसे पूछ के कमेंट में जरूर पूछ लें, ये समय है रिवीजन का। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युत आवेश होते हैं। बिल्कुल आसान सवाल, एक इलेक्ट्रॉन में कितने विद्युत आवेश होते हैं, तो आपने याद किया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है करंट अफेयर्स के, अब ज़्यादातर सवाल हैं आपके पास। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा केंद्र सरकार ने किस उत्कृष्ट क्षेत्र के योगदान के लिए की है। यानी मैंने ये नहीं पूछा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है, मैंने ये पूछा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। कौन से राज्य में अब वन सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, वनों की मात्रा बढ़ गई। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। याद रखें, करीब 1000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है कर्नाटक के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ेगा। इस सुरंग का पहले नाम क्या था, यानी किस सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया था। तो याद रखें, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी। अगला बताएं, विश्व शांति सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है। 112, 139, 77 या 105वां। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 139वां। अगला सवाल, अमेरिका ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर लिया था। कोरोना महामारी के समय कौन से संगठन से अमेरिका बाहर हो गया था। तो याद रखो, आपको पता है ना, WHO पे बहुत सारे सवाल उठाए गए कि ये चाइना के साथ मिला हुआ था, इसीलिए अमेरिका ने अपने आप को WHO से क्या कर लिया, अलग कर लिया था। अगला सवाल है,
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? यानी फीफा अंडर 17 महिला कप का आयोजन 2000 किस वर्ष भारत में किया जाएगा? तो याद रखें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2022 में भारत में आयोजन किया जाएगा। और आपको पता है कतर में भी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? बताइए, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? तो आपको पता है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस ये क्या है? ट्रेन है। क्या आप बता सकते हैं कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? इसका सही आंसर हो गया, ये क्या है? एक ट्रेन है। अगला सवाल, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? काला पानी विवाद किसके मध्य है? तो ये इसका सही आंसर है, काला पानी स्थित है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत इसे अपना बताता है, वहीं नेपाल इसे अपना बताता है। अगला सवाल है, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यानी इसमें से किसे बेलारूस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, ये बताना है। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं, अब आप बताएं। इस 2 अगस्त 2020 में किसे बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया था? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मोहम्मद इरफान अली, मार्क फिलिप या मुस्तफा अदीब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलारूस का जो राष्ट्रपति चुना गया था वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। एक्चुअल में ये चुने नहीं गए, एक तरह के तानाशाह हैं। अगला सवाल है कि अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जसराज का संबंध किस क्षेत्र से? याद रखना, वो गायकी करते थे, शास्त्रीय गायक थे। पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक थे, यानी गायक के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AB2 क्या है? 2020 AB2 क्या है? लड़ाकू विमान है, क्षुद्र ग्रह है, या ग्रह है, या उपग्रह है? तो याद रखें, जो चर्चा में था 2020 AB2 ये एक क्षुद्र ग्रह है। एक कठिन सवाल पूछता हूं, जो ध्यान से पढ़ा होगा वही बता सकता है, ना पता हो तो आप मुझसे पूछना। नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जो क्षुद्र ग्रह से लड़ेगा? यानी भारत से एक क्षुद्र ग्रह टकराने वाला है और उस क्षुद्र ग्रह से धरती को बचाने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? अगर ना पता हो तो कमेंट में मुझसे पूछना, अगर पता है तो जरूर लिखें। इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये समय है हमारे पास रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित झील का दर्जा दिया गया था। जीवित इकाई, सुखना झील को याद रखना कैसी इकाई दी गई? जीवित झील। हाल ही में सुर्खियों में रही सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में है? सुखना झील कहाँ पे है तो बताएं आप। तो बिल्कुल सही आंसर है, सुखना झील स्थित है चंडीगढ़ के अंदर। सुखना झील का संबंध है चंडीगढ़ से। उम्मीद है लेक्चर पसंद होगा, और कोई सुधार हो सकता है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। बाकी मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट और मंगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे वो आ जाएंगे तो पूरी तरह से बहुत अच्छे लेक्चर बनेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।